तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं धारा 370 और 35A के बारे में। अब इन दोनों का नाम सुन के, स्पेशली 370 का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहली छवि जम्मू और कश्मीर की आ गई होगी, क्योंकि ये सीधा सीधा मुद्दा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओपिनियन वाली हिस्ट्री नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे किसी का ओपिनियन डिस्कस नहीं करना है। मुझे सिर्फ आपको फैक्चुअल हिस्ट्री बतानी है कि टाइमलाइन के साथ क्या क्या हुआ, ये धारा क्यों लगानी पड़ी, इस धारा के बाद जम्मू कश्मीर पे क्या प्रभाव पड़ा, इस धारा को हटाने में क्या समस्याएं आ रही थी, ये धारा हटाई क्यों गई, और सबसे बड़ी बात कि इन धाराओं के होने ना होने से जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इन सबको पढ़ने के बाद आपके लिए एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी राय स्वयं बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, आज़ादी के टाइम पे। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद। उस समय पे जो सबसे बड़ी समस्या चल रही थी कि कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में रहेगा। ऐसे में कई राज्य थे उस समय पे, कई सारी रियासतें चल रही थी पूरे भारत के अंदर। तो हर एक रियासत का जो हेड था, जिसको आप राजा कह सकते हो एक तरीके का, उससे ये बात पूछी जा रही थी कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या भारत में। उसमें से मेजॉरिटी जो रियासतें थी वो भारत में रहना चाहती थी, और भारत के साथ उन्होंने एक संधि पत्र भी साइन किया था, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, यानी कि जो विलय होने का संधि पत्र, जिसको आप लोग कह सकते हो। जो राजा उसके ऊपर साइन करता वो भारत में आके मिल जाता, और जो पाकिस्तान की तरफ साइन करता वो पाकिस्तान में जाके मिल जाता। तो ऐसे में एक राज्य रहा जम्मू कश्मीर, जिसके राजा थे राजा हरि सिंह। उन्होंने ये फैसला किया कि ना तो वो भारत में विलय करेंगे, ना वो पाकिस्तान में विलय करेंगे, वो एक आज़ाद स्टेट के रूप में रहना चाहते हैं। लेकिन 22 अक्टूबर 1947, ये डेट याद रखिए, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ कबालियों ने मुजफ्फराबाद नाम की जगह, जो कि कश्मीर में है, जिसको आप आज का पीओके कहते हो, वहां पे हमला कर लिया और कब्जा कर लिया। ऐसे में राजा हरि सिंह बेबस पड़ गए। तो उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी कि आप अपनी सेनाएं भेजें और हमें पाकिस्तान से आज़ाद करवाएं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, जो उस समय पे हेड थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे अंदर विलय तो हुए नहीं है, ऐसे में हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947, ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको याद रखना है। 26 अक्टूबर 1947 यानी कि 4 दिन के बाद राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर साइन कर दिया, और इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर था वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। अब यहाँ पे अगर आप तारीख को ध्यान से देखें कि 26 अक्टूबर 1947, इस वक्त तक भारत का संविधान भी लिखा जा रहा था, मतलब भारत की जो संविधान सभा थी वो भारत के संविधान पे काम कर रही थी। तो ऐसे में राजा हरि सिंह ने एक समझौता किया था पंडित नेहरू के साथ कि हम आपके अंदर मिल तो रहे हैं, लेकिन ये विकट परिस्थितियां आ गई हैं, इसलिए हमें आपके अंदर मिलना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देंगे, इसको एक विशेष राज्य बनाएंगे, क्योंकि हम एक बहुत ही मुसीबत के समय पे आपसे आकर के जुड़ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष कैसे बनाया जाए। तो देखो, उसी दौरान एक धारा का सुझाव आया, मतलब जो संविधान सभा थी उसने इसको विशेष बनाने के लिए एक धारा निकाली, जिसको आप कहते हो धारा 370। 370 धारा जो है वो 17 अक्टूबर 1949 को हमारे संविधान के अंदर जोड़ दी गई थी। इसके तहत कुछ एक पॉइंट्स आते हैं 370 के तहत। पहला पॉइंट तो ये है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। समझिए इस बात को कि 370 ने ये चीज़ पहले ही डिक्लेयर कर दी कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, भले ही इसके पास कुछ विशेष दर्जे हैं। विशेष दर्जा कैसे? कि कश्मीर को ये अधिकार है कि वो अपने लिए एक अलग संविधान बना सके। मतलब जो संविधान पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। अभी आगे जब मैं आपको 370 ठीक तरीके से समझाऊंगा तो आपको और ज़्यादा ब्रीफ में समझ में आएगा। तो इस तरीके से कश्मीर भारत का हिस्सा भी बना और एक स्पेशल दर्जे वाला राज्य भी बना। अब देखो, चूंकि वो स्पेशल दर्जे वाला राज्य है लेकिन है तो भारत का हिस्सा, तो कश्मीर में रहने वाले लोग भी भारतीय ही कहलाएंगे। तो 1952 में पहली बार कश्मीरियों को भारत की नागरिकता भी दी गई। तो मतलब एक तरीके से दो नागरिकताएं हो गई वहाँ की। एक तो भारत की नागरिकता है ही, दूसरी जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता है। इसके बाद आती है इस पूरे इशू की सबसे महत्वपूर्ण तारीख, जिसको आप कहते हो 14 मई 1954। इस दिन क्या हुआ? इस दिन भारत के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक संवैधानिक आवेदन आदेश निकाला, जिसके तहत 35A को भी संविधान में जोड़ा गया था। 35A जो था वो कश्मीर को और ज्यादा विशेषाधिकार देता था। कैसे अधिकार? कि कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी बनेगा और कौन वहां का स्थायी निवासी नहीं बनेगा, और यहां से शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, अब तक की टाइमलाइन चल रही है, अब तक कश्मीर का जो संविधान है वो लिखा नहीं गया है।
मतलब कश्मीर में जो संविधान सभा है वो चुन ली गई थी और वो संविधान बना रही थी, अलग संविधान बना रही थी, लेकिन उसके अंदर 35A जोड़ना मैंडेटरी था, क्योंकि वहाँ पे स्थायी निवासी का जो अधिकार है वहाँ पे कुछ लोगों को ही मिलना था। इसके बाद आती है 17 नवंबर 1956, जिस दिन जम्मू कश्मीर का संविधान जम्मू कश्मीर ने अपना लिया, और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर में उसका नया संविधान लागू हो गया। तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए कि 26 जनवरी 1947 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का, मतलब 10 साल का वक्त लग गया कश्मीर को सेटल होने में संविधान के मामले में। अब आप क्रम समझिए कि भारत के संविधान में 370 जोड़ दी गई थी, जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर है वो स्पेशल एरिया बन गया था, और कश्मीर के संविधान में 35A जोड़ दी गई थी, जिसके तहत वहाँ पे स्थायी निवासी का जो अधिकार है वो बहुत कम लोगों के पास था। तो यहाँ से शुरू होते हैं लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स, जो कि साल 1956 से चलते चलते साल 1990 तक पीक पर आ जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिलता है, यानी कि एक बहुत बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम सीधा जंप करते हैं साल 2015 में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको आप PDP भी कहते हो, इन्होंने मिलकर एक सरकार बनाई, एक अलायंस फॉर्म किया, जिसके तहत मार्च 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने थे। यानी कि इनके बीच में एक अलायंस बना और वहां पे एक सरकार बन पाई। लेकिन 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद की दिल्ली के एम्स अस्पताल में मृत्यु हो जाती है, और 8 जनवरी 2016 को कश्मीर में गवर्नर का रूल लागू हो जाता है। इसके बाद 22 मार्च 2016 को महबूबा मुफ्ती PDP की तरफ से वापस बीजेपी के साथ एक अलायंस बनाती है नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और वहां पे एक बार फिर से सरकार फॉर्म करती है, और 4 अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं। इसके बाद जून 2018 में कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की वजह से बीजेपी इस अलायंस को तोड़ देती है, और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में गवर्नर का रूल लग जाता है। लेकिन इस गवर्नर रूल के बाद भी जम्मू कश्मीर में स्थिति काबू में नहीं आती है, तो दिसंबर 2018 में वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद आता है साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसे बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका मैनिफेस्टो, जहां पे बीजेपी कहती है कि हम 35A को हटा देंगे और साथ में 370 को निष्क्रिय भी कर देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा ऐलान जब हुआ था तो PDP और बीजेपी का दोबारा अलायंस तो होने वाला नहीं था, तो ऐसे में विरोध भी होना बनता था। तो इस तरीके से आपकी टाइमलाइन पूरी होती है, मतलब साल 1947 से लेकर के 2019 तक ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 370 और 35A आखिर हैं क्या और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो आपको समझ में आएगा कि इसको हटाना क्यों मुश्किल था और इसको हटाने के फायदे क्या थे। अब अगर हम सबसे पहले धारा 370 को समझें तो देखिए, 17 अक्टूबर 1949 को हरि सिंह जी और पंडित नेहरू के समझौते के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था, लेकिन ये अस्थायी उपबंधों के तहत आई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा जम्मू कश्मीर एक स्पेशल राज्य बना रहेगा, कभी ना कभी उसको नॉर्मल राज्य बनना है। इस उपबंध के साथ ये धारा जोड़ी गई थी। जिन परिस्थितियों में कश्मीर भारत से आके जुड़ा था, उन परिस्थितियों में कश्मीर को यह अधिकार था कि वो अपने लिए एक अलग मसौदा तैयार करे संविधान का, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि स्थितियां कभी ना कभी तो सुधरती ही, आगे चल के सुधरती ही। तो ऐसे में इन्हें अस्थायी उपबंध कहा गया और इनको हटाने का भी एक उपबंध दिया गया था, मतलब 370 को हटाने का उपबंध भी दिया गया था। तो अब अगर 370 को हटाना था तो वो कैसे हटाते, तो देखो, राष्ट्रपति अगर चाहते तो एक पब्लिक ऑर्डर देते जिसके तहत 370 सीधे सीधे हट जाती, लेकिन उससे पहले उन्हें कश्मीर की संविधान सभा से इजाज़त लेना ज़रूरी था। अब आप इस बात को ज़रा सोच के देखिए, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू होता है उसका, कश्मीर का। अब जब संविधान लागू हो गया है तो संविधान सभा की क्या ज़रूरत थी। तो 26 जनवरी 1957 को संविधान के लागू होने के साथ ही कश्मीर की संविधान सभा तो भंग हो गई। तो ऐसे में राष्ट्रपति पूछेंगे किससे। तो एक ये मुसीबत बन रही थी कि यहाँ पे संविधान सभा है नहीं, पूछ किसी से सकते नहीं, तो फिर ये ऑर्डर जारी कैसे होगा और 370 हटेगी कैसे। दूसरी ये चीज़ थी कि अगर इसको सीधे सीधे हटाने की कोशिश भी की जाए तो 370 का पहला पॉइंट ही ये कहता है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर 370 हट गई तो क्या होगा, कश्मीर भारत का हिस्सा भी नहीं रहेगा और पाकिस्तान उस पर अपना क्लेम कर सकता है। तो 370 को पूरी तरह हटाना भी सॉल्यूशन नहीं था। तो यहां आके कश्मीर के लिए एक पेच फंसा पड़ा था कि आप इसको हटाएंगे कैसे और आगे बढ़ेंगे कैसे। दूसरी तरफ जो 35A था उसको अगर हम समझे, जो कि 1954 में संवैधानिक आवेदन आदेश के तहत आया था, उसके तहत ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा और राष्ट्रपति मिलकर तय करेंगे कि कश्मीर में कौन से कानून लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में जो कानून लग रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में भी लगे। पहला तो 35A के तहत ये चीज़ थी।
दूसरा ये था कि स्थायी निवासी जो थे ना, उन्हीं को ही संपत्ति खरीदने का अधिकार था, उन्हीं को ही स्पेशल राइट्स थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब आज़ादी मिली भारत को, तो बहुत सारे ऐसे दलित हिंदू थे जो भाग करके पाकिस्तान से भारत आए थे और आके जम्मू कश्मीर में बसे थे। अब उनके पास कोई संपत्ति पहले से तो थी नहीं, तो वो वहाँ के निवासी कहलाए नहीं, मतलब वो वहाँ के स्थायी निवासी कभी बन ही नहीं पाए, यानी कि उनके पास बहुत से राइट्स नहीं थे, जैसे कि वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं था, नौकरियों में प्रमोशन का अधिकार उन्हें नहीं था, और भी कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होते थे। तो स्थायी निवासी ना होने के बहुत सारे नुकसान थे। अब वहाँ का स्थायी निवासी कौन बनेगा ये कैसे तय होगा? इसके 3 क्राइटेरिया थे। जो व्यक्ति वहाँ पे 14 मई 1954 से रह रहा है वो वहाँ का स्थायी निवासी है। जो व्यक्ति 10 वर्ष से ज़्यादा समय से वहाँ पे रह रहा है वो वहाँ का स्थायी निवासी है। या फिर जिसके पास अपनी घर, दुकान, मकान जैसी संपत्ति हो पहले से, वो वहाँ का स्थायी निवासी है, अन्यथा वो नहीं। अब ये जो प्रावधान थे ये कश्मीर के डेवलपमेंट में बड़ी मुसीबत बन रहे थे, क्योंकि अगर मान लो कि कोई बड़ा बिजनेसमैन अंदर आना चाहे और वहाँ पे कोई कारखाना लगाना चाहे, लोगों के लिए रोजगार पैदा करना चाहे, तो वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ वो ज़मीन खरीद ही नहीं सकता, वहाँ पे किसी तरीके की ग्रोथ उसकी हो ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर भी महरूम रह जाएगा उन सभी सुविधाओं से जो बाकी लोगों के पास है, बाकी राज्यों के पास है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की बाहर के किसी लड़के से शादी करती थी तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स खत्म हो जाते थे। मतलब अगर वो वहाँ से शादी करके कहीं बाहर गई है तो अब उसके पिता की संपत्ति पे उसका कोई हक नहीं है। आप जानते हो कभी कभी पिता जो है वो बेटे और बेटियों के अंदर प्रॉपर्टी बांटता है, लेकिन कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता था। हालांकि 2002 के डिसीजन के बाद इस चीज़ को बदला गया था, लेकिन बदलाव भी सिर्फ इतना आया था कि अगर शादी कर लेती है लड़की बाहर कहीं तो लड़की के पास प्रॉपर्टी राइट्स रहेंगे, लेकिन वो राइट्स वो अपने बच्चों को नहीं दे सकती। मतलब अगर उसके कोई बच्चे होते हैं तो वो प्रॉपर्टी उन्हें हैंड ओवर नहीं कर सकती वो। इसके अलावा 35A जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि राज्य सरकार को, वहाँ की राज्य सरकार को ये अधिकार था कि वो किसी को भी वहाँ का निवासी बना सकती थी। इसका एक उदाहरण आपको 2008 से 2016 के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत से रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग आके कश्मीर में बसे थे। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हुआ है। इसके अलावा 35A के 2 बड़े नुकसान ये थे कि कोई भी काबिल व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर वहाँ क्यों जाएगा जहाँ उसके राइट्स को लिमिटेड कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ वो नहीं जाएगा और कश्मीर में वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ ही रहा था वहाँ। तो अब सिचुएशन ये थी कि 370 को हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि कश्मीर भारत से अलग हो जाता और 35A सर का दर्द बना हुआ। तो ऐसे में इस समस्या को हल करने के लिए कुछ एक सॉल्यूशंस आए, जिसको आप कहते हो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक आवेदन आदेश जारी किया, जिसको आप कहते हो राष्ट्रपति आवेदन आदेश 2019, जिसके तहत ये जो राजेंद्र प्रसाद जी वाला जो आवेदन था, आदेश था, वो रिप्लेस हो गया। मतलब वो उसकी जगह पे बदल गया और उसके तहत जम्मू कश्मीर का संविधान रद्द हो गया। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो आदेश राजेंद्र प्रसाद जी ने निकाला था, उसके बदले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक आदेश निकाला, जिसके तहत वो चीज़ रिप्लेस हो गई और जम्मू कश्मीर का संविधान रद्द हो गया। अब जम्मू कश्मीर के संविधान में 35A भी थी, तो 35A भी रद्द हो गई। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी वाला या फिर स्थायी निवासी वाला कॉन्सेप्ट था वो बुरी तरीके से खत्म हो गया। इसके अलावा जो होम मिनिस्टर अमित शाह थे वो 2 नए रेजोल्यूशंस लेके आए। पहला तो ये था कि उन्होंने ये कहा कि 370 हम हटा तो नहीं सकते, क्योंकि 370 के तहत कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। तो ऐसे में 370 को हटाने की जगह उसको निष्क्रिय कर दिया जाए। अब निष्क्रिय कैसे किया जाएगा उसको? तो उन्होंने ये कहा कि जो अनुच्छेद 367 है उसमें एक चौथा भाग और जोड़ा जाएगा, जिसके तहत ये कहा जाएगा कि 370 में जहाँ संविधान सभा की बात हुई है उसकी जगह विधानसभा हो जाएगा। भाई इस बात को ध्यान से समझना, 370 को हटाने की शर्त ये थी कि राष्ट्रपति को संविधान सभा से, जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उससे पूछना पड़ेगा, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी 370 हटेगी। लेकिन कश्मीर की संविधान सभा तो 1957 में ही भंग हो गई थी, तो अब किससे अनुमति लेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 367 का जो चौथा पार्ट है उसमें ये जोड़ो कि संविधान सभा की जगह विधानसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो उस बात को? विधानसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अलायंस तो वैसे भी टूट गया था पीडीपी के साथ, तो ऐसे में बीजेपी ने वहां की विधानसभा से परमिशन लेके 370 को निष्क्रिय कर दिया। याद रखिए, हटाया नहीं, निष्क्रिय कर दिया। दूसरा जो रेजोल्यूशन था उसके तहत अमित शाह लेके आए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, मतलब जम्मू कश्मीर का दोबारा से पुनर्गठन किया। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि सेक्शन 3 के अंदर तो ये बात कही
कि जो कारगिल और लेह है, जिसको मिलाकर के लद्दाख उन्होंने कहा, लद्दाख को एक अलग केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया जा रहा है और सेक्शन 4 के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्रीय शासित शहर बनाया जा रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो पहले राज्य था उसको राज्य को हटा के केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया। अब केंद्रीय शासित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है और वहां पे किसी भी तरीके के अलग संविधान की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके से देश में 2 नए केंद्रीय शासित प्रदेश आ गए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन हो गया। और इस तरीके से 370 भी निष्क्रिय हो गई और 35A का पूरा खात्मा हो गया, वो समाप्त हो गई। अब देखिए, मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, 370 के बारे में बताया, 35A के बारे में बताया, आपने अच्छी तरीके से सुना भी होगा। अब आप अपनी राय बना सकते हैं, लेकिन राय बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ें, ताकि इससे आपको राय बनाने में और आसानी हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको 35A और 370 समझ में आई होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।